सीडो भी तुम्हारे जैसा ही लड़का होता है जिसे स्कूल में कोई भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब कुछ ओवर पावर्ड मैजिकल गर्ल्स धरती पर तबाही मचाने आती हैं। उसे मजबूरी में एक अल्टीमेट हीरो बनना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसे ऑफर मिलता है कि या तो वो उनसे फाइट करे या फिर उन्हें अपने प्यार और हवस के जाल में फंसाकर इस वर्ल्ड को तबाह होने से बचाए। और हमारा हीरो, हाँ, मेरी और तुम्हारी सोच के जैसा हवस भरे रास्ते को चुनता है और पूरी ह्यूमैनिटी को उन फाइटर्स और स्पिरिट से बिना फाइट किए बचाता है। तो एक सुबह की बात है, सीडो अपनी बहन कोटोरी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि स्कूल में लंच का क्या प्लान है। उसकी बहन कहती है बाबा के ढाबा पे चल के खाएंगे और क्या। तो दोनों स्कूल जाते समय उस रेस्टोरेंट के सामने आकर के शपथ लेते हैं कि चाहे धरती फटे या अर्जुन कपूर की न्यू मूवी रिलीज हो, दोनों लंच में यहीं आके मिलेंगे। उसी वक्त 3 लड़कियां दूर से इन्हें घूरती हैं और सोचती हैं कि कहीं ये दोनों भाई बहन एचएनएम के तो शिकार नहीं है। इसके बाद जब कोटोरी वहाँ से चली जाती है तो एक तोनोमाची नाम का लड़का आकर के सीडो को पकड़ स्कूल ले जाता है। फिर क्लास में बातचीत के दौरान एक व्हाइट हेयर वाली लड़की अचानक से सीडो का नाम लेकर के उससे बात करती है, जिससे सीडो का दिमाग घूम जाता है कि ये कौन है और मेरा नाम कैसे जानती है। वो लड़की आकर के सीडो के पास बैठती है, जिस पर सीडो तोनोमाची से पूछता है कि भाई ये लड़की कौन है, और तोनोमाची शौक में कहता है तो तोबिची को नहीं जानता। फिर क्लास के दौरान तोबिची बार बार सीडो को घूर रही होती है, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता है और सोचता है कि कहीं इसका इरादा कुछ ज्यादा पर्सनल तो नहीं है। वैसे भी आजकल के न्यूज से पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। कुछ घंटों बाद बेल बजती है और तोनोमाची सीडो से कहता है चल भाई शाम में घर चलते हैं, लेकिन सीडो मना कर देता है कि उसने कुछ और सोच रखा है। जिस पर तोनोमाची कहता है कि तू किसी लड़की से मिलने जा रहा है। सीडो से बताता है कि वो अपनी छोटी बहन को रेस्टोरेंट ले जा रहा है। तभी अचानक एक अलार्म बजता है जो पूरे शहर को एक आने वाले स्पेस क्वेक से अलर्ट कर रहा था। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और शहर का इनबिल्ट सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। सीडो सोचता है कि कोटोरी कहाँ है। नहीं, वो इतनी भी बेवकूफ तो नहीं होगी कि वो बाबा के ढाबा पे उसका इंतजार कर रही हो। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर जब वो जीपीएस से उसकी लोकेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन सही में बेवकूफ ही है। इसके बाद सीडो सीधा दौड़ते हुए रेस्टोरेंट की ओर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक से एक स्पेस क्वेक होता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वो देखता है कि एक खूबसूरत खतरनाक हसीना जो किसी एनिमे की तरह ड्रेस पहने होती है वहाँ पे आती है। सीडो सोचता है कि ये लड़की यहाँ बीच में क्या कर रही है। उसी वक्त वो लड़की अपना वेपन निकाल लेती है और सीडो के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे सीडो डर के मारे कांपने लगा था। फिर वो सीधा उस पर अपना वेपन पॉइंट करती है और उसे धमकाती है कि वो उसे मार डालेगी। यहाँ वो घबराते हुए कहता है कि अरे अभी तक तो मैंने सिर्फ रोमकॉम एनिमे देखा है, उसमें हुई चीजें तो एक्सपीरियंस करनी बाकी ही हैं। तभी कुछ गर्ल्स फाइटर्स मिसाइल लेकर के आती हैं और उस स्ट्रेंज लड़की पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन वो सारे अटैक्स को अपने फोर्स बैरियर से ही रोक देती है और फिर वापस उन पर पलटवार करती है, जिससे सीडो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद सीडो नोटिस करता है कि उसकी तरफ से वही क्लास वाली लड़की तोबिची लड़ रही है। सीडो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फाइट चलती रहती है, तीरन को काटे तीरन से, तीरन पे तीर चलावे। हाँ, बस यहाँ वेपन अलग था। लास्ट में दोनों लड़की अपने वेपन्स को हिट करती हैं, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है जो सीडो को बेहोश कर दी थी। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में देखता है, जहाँ पर एक कुपोषित लड़की रिन उसे चेक कर रही होती है और खुद को एनालिसिस ऑफिसर बताती है। यहाँ सीडो पूछता है कि वो कहाँ है। रिन उसे बताती है कि वो फ्रैंक्सिनस नाम के एक एयरशिप में है, जिसे कोटोरी की डाटा टोस्कर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। लेकिन ये सब सुनकर तो सीडो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कोटोरी, ये नाम तो मेरी बहन से मिलता है, वैसे उसका कोई पता चला। जिस पर रिन उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे बाहर लेकर के आती है किसी से मिलवाने के लिए जो उसके सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन जब सीडो देखता है कि वो इंसान तो उसकी छोटी बहन ही है। यहाँ कोटोरी उसे अपने कमांड सेंटर में वेलकम करती है, जिसका नाम राटा टोस्कर है, और वहाँ वो एकदम अलग ही एटीट्यूड में थी, जिस पर सीडो को डाउट होने लगता है कि क्या ये वाकई में उसकी बेवकूफ छोटी बहन है। कोटोरी से एक्सप्लेन करती है कि वो स्ट्रेंज लड़की जो एनिमे ड्रेस वाला पहन के आई थी वो असल में एक स्पिरिट है जो किसी आउटर वर्ल्ड से आती हैं, और जब भी ये स्पिरिट्स अर्थ पर दिखती हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे ही लोग स्पेस क्वेक्स का नाम दिए हैं। ये सुनकर सीडो हैरान रह जाता है कि इसे इतना कैसे पता है। आगे कोटोरी बताती है कि जो फाइटर गर्ल्स उस स्पिरिट पर अटैक कर रही थी वो एएसटी की टीम की थी, यानी जापान की एंटी स्पिरिट टीम, जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करती हैं और स्पिरिट्स को मारती हैं। यहाँ सीडो सोचता है कि शायद इसी वजह से उस स्पिरिट ने उसे भी अपना एनिमी समझ लिया था। आगे कोटोरी उसे बताती है कि एएसटी के अलावा भी एक और तरीका है स्पिरिट्स को हैंडल करने का, और उसी तरीके में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसमें एक टीम तैयार की जाएगी जिनके मेंबर्स को इन स्पिरिट्स को अपने प्यार के जाल में फंसाकर हैंडल करना है, ताकि ह्यूमैनिटी को बचाने में एंटी स्पिरिट टीम की हेल्प हो सके। सीडो ये बात सुन करके तो अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था।
कटोरी फिर अनाउंस करती है कि अगले दिन से उसका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है और सीडो सोचता है कि अब पता नहीं उसकी लाइफ में और क्या क्या होना बाकी है और कैसे कैसे राज अभी तहखाने से निकलने हैं। यहाँ कटोरी उससे पूछती है कि वो इस इमरजेंसी के टाइम पे बाहर क्यों घूम रहा था। सीडो कहता है क्योंकि मैं एक बेवकूफ लड़की को ढूंढने निकला था, जिस पर कटोरी उसे इडियट कह करके बोलती है कि क्या वो उसकी बातों में सच में बिलीव कर बैठा था कि वो उसे किसी भी कंडीशन में रेस्टोरेंट में मिलेगी। सीडो से बताता है कि जीपीएस के हिसाब से तो तू रेस्टोरेंट में ही थी ना। कटोरी कहती है कि हमारा शिप फ्रैक्सिनस बिल्कुल रेस्टोरेंट के ऊपर 15,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और ये सुनकर के सीडो को ये बात का विश्वास हो जाता है कि वाई वुमेन्स लिव लॉन्गर देन मेन। अगले दिन सीडो को एक प्राइवेट रूम में बुला करके एक गेमिंग सॉफ्टवेयर दिखाया जा रहा था और इसी से उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली होती है। इसके बाद सीडो मिलता है तोबीची से, जिससे वो पूछता है कि कल जो हुआ वो क्या था। तोबीची उसे कहती है कि उसे सब भूल जाना चाहिए। फिर वो रिवील करती है कि उसने एंटी स्पिरिट टीम ज्वाइन कर लिया है और अब उसका मिशन है सभी स्पिरिट्स को हराना। ये सुनकर सीडो पूछता है कि क्या सारे स्पिरिट्स बुरे होते हैं। तोबीची कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को 5 साल पहले एक स्पिरिट की वजह से ही खो दिया था और ये सुनकर के सीडो को शौक लगता है। इसके बाद कोटोरी और रिन उसे ट्रेन करने लगती हैं। वो उसे सिखाती हैं कि कैसे स्पिरिट से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना है और इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले उसे इंसानों पर पिकअप लाइंस मारने हैं। उसे कहा जाता है कि वो अपने होम रूम टीचर को इम्प्रेस करे जो पिछले 29 सालों से सिंगल हैं। लेकिन सीडो का कुपोषित दिमाग तो कुछ फुद्दू से ही पिकअप लाइन निकाल पाता है। इस पर रिन उसकी हेल्प करती हैं और कुछ इम्प्रेसिव लाइन सिखाती हैं, जिससे उसकी टीचर एकदम से शर्माने लग गई थी। सीडो यहाँ से तुरंत भाग निकलता है ताकि कोई सीन ना क्रिएट हो। भागते हुए वो तोबीची से टकरा जाता है और कोटोरी उसे फिर टास्क देती है कि तोबीची को भी ऐसा फील कराओ कि वो भी शर्माने लगे और उससे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन सीडो के दिमाग में फिर से सिर्फ बेकार लाइन्स ही आ रही थी। रिन दोबारा से मदद करती है और सीडो उससे डेट के लिए पूछता है, चाहे उसका ऐसा कुछ इरादा भी ना हो, और तोबीची सरप्राइजिंगली उसे एक्सेप्ट भी कर ली थी। ये सुनकर के सीडो हैरान रह गया था और उसे जैसे ही बताने वाला होता है कि ये सब एक मजाक था, अचानक से एक अलार्म बजता है जो कि एक नए स्पेस क्वेक की वार्निंग थी। तोबीची जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और स्पिरिट्स को ढूंढने निकल जाती है। वही स्पिरिट जो पिछली बार आई थी फिर से एक क्लासरूम में उतरती है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे कि उसे बोर्ड पर दुबे सर की हैंडराइटिंग पसंद आ गई हो। एसटी बिना तबाही के ही ये काम को निपटाने का सोचते हैं और कोटोरी सीडो को बताती है कि ये काम सिर्फ अब उसी के बस का है। साथ ही वो कहती है कि उसे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या बोलना है, फ्रैंक्सिनस के एक्सपर्ट टीम उसे पीछे से गाइड करती रहेगी। सीडो बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और जैसे ही क्लासरूम में घुसता है उस पर लेजर अटैक्स होने लगते हैं, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और फिर वो उस लड़की से शांत होने को कहता है। वो उसे पूछती है कि वो कौन है और एयरशिप से टीम उसे बेस्ट जवाब देने में मदद करती है। लेकिन स्पिरिट को उसका जवाब पसंद नहीं आता और वो अपने हाथ में एक मैजिकल बॉल बना करके उसे धमकाती है कि जल्दी बताओ कि वो कौन है वरना उसे मार डालेगी। सीडो यहाँ पर जल्दी से सही बात बताता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है उसे मारने का। यहाँ वो उसे पहचान जाती है कि सीडो वही इडियट लड़का है जिससे वो फील्ड में मिली थी। फिर उसे पूछती है कि उसे अब क्या चाहिए। सीडो बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ उससे बात करने आया है और अगर वो उससे बात नहीं भी करेगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर वो स्पिरिट शर्माने लगती है और कहती है कि सीडो पहला इंसान है जिसने उससे बात करने की कोशिश की है। फिर वो उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे कोई नाम दे दो। सीडो उसे नाम देता है तोका, क्योंकि वो उससे महीने की 10 तारीख को मिला था। उसे भी ये नाम पसंद आता है। तभी एसटी के रुके हुए अभी लोग अचानक से उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तोका एक मैजिकल बैरियर बना देती है जिससे सब बुलेट्स ब्लॉक हो जाती हैं। वो सीडो से चले जाने को कहती है ताकि वो इसमें इंजर्ड ना हो, लेकिन सीडो मना करता है और कहता है कि वो यहीं रुक करके उससे बात करना चाहेगा। फिर तोका बैरियर को कंटिन्यू बनाए रखती है और सीडो के साथ बैठ करके बातें करने लगती है। वहीं जबकि ऊपर से चारों तरफ फायरिंग चल रही थी, इधर कोटोरी उसे कंटिन्यू गाइड कर रही होती है और जब वो उस पर रिप्लाई करता है तो तोका पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है और वो सीडो को फिर से ब्लास्ट करने की धमकी देती है, क्योंकि उसे शक होता है कि शायद सीडो भी उनसे मिल करके कोई प्लान बना रहा है। यहाँ सीडो कोटोरी की कई बातों को फॉलो करते हुए उसे डेट पर चलने को पूछता है, जिस पर तोका कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये डेट क्या होता है। फिर थोड़ी देर बाद तोबीची सीडो को देख लेती है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर झपट पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि तोका ने सीडो को किडनैप कर रखा है। जिस पर तोका गुस्से में आकर के एक खतरनाक वेपन एक्टिवेट कर देती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरा एरिया 51 ही ढह जाता है। तोबीची को काफी चोट लगती है और उसे वहाँ से उठा करके ले जाया जाता है। अगले दिन सीडो उस बर्बाद हो चुके बिल्डिंग को देख रहा होता है, तभी पीछे से अचानक तोका आ जाती है, जिससे वो चौंक जाता है क्योंकि इस बार कोई स्पेस क्वेक अलर्ट नहीं आया था। यहाँ तोका कहती है कि तुमने ही तो मुझे डेट पे बुलाया था, लेकिन सीडो से बताता है कि वो अपनी एस्ट्रल ड्रेस पहन करके डेट पर नहीं जा सकती और उसे तोबीची की स्कूल यूनिफॉर्म की फोटो दिखाता है, जिस पर तोका उसी वक्त अपने ड्रेस को मैजिक से स्कूल यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और कहती है उसमें क्या है। इसके बाद उनका डेट शुरू होता है और वो दोनों शहर में घूमते रहते हैं।
जहाँ टोका रास्ते में जो भी खाने की चीज देखती उसे खा जाती। दूसरी ओर तोबिची इन्हें दूर से देख रही होती है और सोचती है कि इस बार टोका के आने पर स्पेस क्वेक क्यों नहीं हुआ। सीडो टोका से पूछता है कि वो पिछले दिन अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, जिस पर टोका बताती है कि वो जब भी गायब होती है वो एक डार्क इनर वर्ल्ड में सोने चली जाती है। सीडो यहाँ उससे पूछता है कि क्या वो हर बार उसी वर्ल्ड से उठ करके इस वर्ल्ड में आती है, लेकिन वो बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी नींद से जबरदस्ती बाहर खींच ली जाती है और उसे खुद नहीं पता होता कि ऐसा कब होगा। सीडो यहाँ पर इस बात को रियलाइज करता है कि स्पेस क्वेक्स किसी स्पिरिट के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि अनजाने में ही हो जाते हैं। लेकिन वो फिर भी उससे पूछता है कि पर स्पेस क्वेक्स क्यों नहीं हुआ, तो टोका इस बात को टाल देती है और नए फूड ट्राई करने की जिद करने लगती है। लेकिन सीडो की तो पहले से ही हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसके पास के सारे पैसे ही खत्म हो गए थे। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं और सीडो उसे मना कर रहा होता है अंदर जाने से, क्योंकि बेचारा तो एक डेट में ही कंगाल हो गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त तोनोमाची आ जाता है और उसे कुछ कैश देके ऐश करने को बोलता है। अब वो रेस्टोरेंट में घुसते हैं तो सीडो को वहाँ रेन दिखती है और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे। रेन जवाब देती है कि उन्होंने इसे डिटेक्ट कर लिया और इसलिए यहाँ पे आ गए। टोका मेनू देखती है और चुपचाप ऑर्डर करने लगी थी। तभी कोटोरी भी वहाँ आ जाती है वेटर बन करके और टोका को एक नई डिश ऑर्डर करने के लिए कहती है। टोका फिर से पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है। इस पर सीडो कोटोरी से पूछता है कि ये सब क्या है। कोटोरी से बताती है कि वो टोका को उसके प्यार में पागल करवाने के चांसेस को बढ़ा रही है, क्योंकि बिना मदद किए तुमसे तो एक लड़की न पटे। फिर कोटोरी जाते हुए उसे बोलती है कि जब उनका डेट खत्म हो जाए तो स्टेशन से साउथ डायरेक्शन को लेना। सीडो ऐसा ही करता है और रास्ते में वो देखते हैं कि पूरा रेसिडेंशियल एरिया अचानक से पार्क में बदल जाता है ताकि डेट को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। टोका अभी हर जगह जो भी खाना देखती है उसे खा रही होती है। दूसरी तरफ तोबिची अभी उन्हें देख रही होती है और अपना आर्मर पहन लेती है ताकि मौका मिलते ही टोका पर अटैक किया जा सके। शाम को टोका खुशी खुशी बताती है कि उसे आज काफी मजा आया और अब उसे समझ आता है कि इंसान कितने अच्छे होते हैं। पहले उसे लगता था कि सब इंसान उसे मारना चाहते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे अब समझ आया कि एसटी उस पर अटैक क्यों करती है जब भी वो इस वर्ल्ड में आती है, क्योंकि कुछ न कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी मैं यहाँ आती थी, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे इस वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। लेकिन सीडो से समझाता है कि इस बार जब वो आई तो कोई स्पेस क्वेक नहीं हुआ था, इसलिए वो जब मन करे यहाँ आ सकती है। टोका कहती है कि वो तो बस किस्मत थी, ऐसा अगली बार भी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीडो उससे कहता है कि वो इस वर्ल्ड में ही रहे और कभी ना जाए, और वो उसे इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ सिखाएगा। ओहो, पहला प्यार। टोका कहती है कि बाकियों को तो ये पसंद नहीं आएगा ना कि कोई इतना खतरनाक स्पिरिट इंसानों के बीच रह रहा है। सीडो से कहता है कि बने चाहे दुश्मन ज़माना। ये सुनकर तो टोका का मन प्रफुल्लित हो उठता है और सीडो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जैसे ही टोका उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो बेची जो स्नाइपर एम कर रही होती है अचानक फायर कर देती है, लेकिन उसकी गोली टोका को न लग करके सीडो को लग जाती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। तोबिची अब काफी डर जाती है क्योंकि उसने गलती से सीडो को शूट कर दिया होता है, और ये देखते ही टोका गुस्से में आकर के अपनी एस्टल ड्रेस और अपने वेपन को समन कर लेती है और तोबिची पर एक जबरदस्त अटैक मारती है। स्पेस क्वेक अलार्म भी बजने लगा था और फ्रैंक्सिनस के लोग सिटी के उन लोगों की चिंता करने लगते हैं जो अभी तक अंडरग्राउंड भी नहीं हो पाए थे। लेकिन इधर कोटोरी को सिर्फ टोका की चिंता हो रही थी, और जब उसके असिस्टेंट पूछते हैं कि सीडो के बारे में क्या, तो वो कहती है कि काम करते रहो, सीडो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसी बीच सीडो के बॉडी में लगी गोली का निशान अचानक से ग्लो करने लगा था और वो तुरंत से रिकवर भी हो जाता है, जो देख करके सबके तो होश ही उड़ गए थे। कोटोरी फौरन से ऑर्डर देती है कि उसे उठाकर वापस ले आओ। उधर टोका का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और वो तोबिची पर जबरदस्त एनर्जी वेव छोड़ती है, जैसे उसे खत्म ही कर देना चाहती हो। तोबिची भी अंदर से काफी टूट चुकी होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी एक तरह की स्पिरिट ही बन चुकी है, क्योंकि एक स्पिरिट ही मासूम लोगों की जान लेते हैं। टोका इधर अपना फाइनल अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त आसमान से सीडो गिर रहा था, जिसे देख करके टोका उसे तुरंत पकड़ लेती है और टाइटली हग कर ली थी। उसका वेपन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वो ओवर चार्ज हो चुका था। सब यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें जिससे सिटी डिस्ट्रॉय ना हो। तभी कोटोरी कहती है कि उसे किस करो, और सीडो बिना टाइम वेस्ट किए उसे किस करता है, जिससे उसका आर्मर अचानक से गायब हो जाता है और सब कुछ कंट्रोल में आ गया था। जैसे ही वो वापस ग्राउंड पे आते हैं, टोका उससे पूछती है कि क्या वो उसे दोबारा डेट पर ले जाएगा, जिस पर वो हाँ कहता है, भले ही उसके लिए उसे पैसे लोन लेने पड़े। कुछ दिनों बाद जब सीडो स्कूल से लौट रहा होता है और बारिश से बचने की कोशिश कर रहा होता है, सोचता है कि वेदर फोरकास्ट बार बार गलत क्यों हो रहा है जब उसमें साफ साफ लिखा है कि आज बारिश नहीं होगी। तभी उसकी नजर यूसिनो नाम की एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो बारिश में खेलते हुए गिर जाती है। सीडो उसे संभाल ले जाता है, लेकिन वो तुरंत डिस्टेंस बना लेती है और उसे हर्ट ना करने की रिक्वेस्ट करती है। ये बात सीडो को काफी अजीब लगी थी।
अगले दिन फिर से बारिश हो रही थी, जबकि आज का फोरकास्ट भी क्लियर ही दिखा रहा था। सीडो उसी जगह रुकता है जहाँ उसने कल योशिनो को देखा था और थोड़ी देर उसके और उसके पपेट के बारे में सोचते हुए वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर वो हमेशा की तरह अपने कपड़े उतारता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है, उसे तोका बिना कपड़ों में वहाँ दिख जाती है, जैसे कि वो यहाँ पहले से ही किसी हौसी इंसान के आने का इंतजार कर रही हो। जिस पर वो भागकर कोटोरी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तोका हमारे घर पे क्या कर रही है। कोटोरी उसे बताती है कि अब वो यहीं रहेगी, क्योंकि जब उसने तोका को किस किया था तो उसने उसके स्पिरिट पावर्स को सील कर दिया है, जिससे उनके बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बन गया है। सीडो पूछता है, पर मैं ऐसा कर कैसे पाता हूँ? जिस पर कोटोरी कहती है कि उन्हें भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला अभी तक, बस राटाटोस्कर के एनालिसिस से इतना पता चला है। तभी रिन बताती है कि अगर तोका की मेंटल स्टेट अनस्टेबल हो गई तो उसकी सील्ड पावर्स फिर से उसके अंदर वापस एक्टिवेट हो सकती हैं। और क्योंकि वो सीडो के साथ रहते हुए ज्यादा स्टेबल फील करती है, इसलिए जब तक कि उसके लिए कोई डेडिकेटेड होम नहीं बन जाता तब तक यहीं रहना उसके लिए सही होगा। इसके बाद कोटोरी ये भी कहती है कि ये सीडो के लिए एक अच्छा मौका है औरतों को पटाकर उनकी हवस मिटाने की प्रैक्टिस करने का। जिस पर सीडो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इसके लिए उसे गुरुजी की फॉर्मूले की प्रैक्टिस क्यों करनी है, जब वो ऑलरेडी तोका की पावर सील कर चुका है। जिस पर कोटोरी कहती है, बेटा ये तो बस झांकी है, अभी बहुत सारी स्पिरिट्स आनी बाकी है। इसके बाद कोटोरी ट्रेनिंग के नाम पर उसके लिए बहुत सारे ट्रैप सेट करती है, जिससे वो तोका के साथ कई कांड कर सके। लेकिन तोका हर बार शर्मिंदा होकर के उसे हौसी कह के धक्का दे देती है। अगले दिन तोका और तोबिची फिर से सीडो को लेकर के लड़ रहे होते हैं। तभी स्पेस को एक अलार्म बजता है, जिससे सब लोग बिल्डिंग खाली करके बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तोबिची बैटल की तैयारी करती है, क्योंकि उसने एंटी स्पिरिट टीम जो ज्वाइन कर रखी है। इसी बीच रीने सीडो से कहती है कि अब तोका बेकार हो चुकी है, क्योंकि उसकी पावर्स सील हो चुकी हैं और इसीलिए उन्हें इन स्पिरिट्स फाइट से दूर रखना ही बेहतर होगा। वो तोका को होमरूम टीचर के हवाले कर देता है और खुद फैक्सिनस एयरशिप की तरफ रवाना हो जाता है, ताकि पूरे सिचुएशन का एनालिसिस किया जा सके। उसे जल्दी पता चलता है कि जिस स्पिरिट पर अटैक हो रहा है वो वही लड़की है जिसे उसने कुछ दिन पहले स्कूल के लौटते वक्त देखा था, योशिनो। वो तुरंत डिसीजन लेता है कि अब वो उसे बचाएगा और सब उसे मिशन के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस बिल्डिंग में एंटर करता है जहाँ योशिनो ने खुद को अटैक से बचाने के लिए छुपा रखा था। वो सामने तो आ जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसका छोटा पपेट ही सारी बातें कर रहा था। इससे सीडो थोड़ा इरिटेटेड फील करता है कि ये लड़की खुद क्यों नहीं बात कर रही। लेकिन तभी उसे राटाटोस्कर से वार्निंग मिलती है कि उसकी मूड बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और सीडो को जल्दी उसे मूड में लाना होगा। सीडो उसे सीधा डेट पर चलने को कहता है, लेकिन वो डफर समझती है कि वो कैलेंडर की बात कर रहा है। उधर तोका कुछ इडियट से बात करते हुए जान जाती है कि बाहर रहना डेंजरस है और तुरंत सीडो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। योशिनो एक ऊंचे स्ट्रक्चर पर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और सीडो उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन वो फिसल कर सीधे उस पर गिर जाती है और उसी मोमेंट पर उसे किस कर देती है। तोका जो कुछ दूरी पर खड़ी होती है ये सब देख लेती है और गुस्से में पूछती है कि क्या वो अपनी हवस मिटाने ही यहाँ पर आया था, जिससे सीडो एकदम चुप रह जाता है, क्योंकि वो तो कांड करते पकड़ा गया। इसी बीच कोटोरी से बताती है कि तोका की पावर्स अब उसके पास आ चुकी हैं। तोका अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है जैसा भाभी भैया के साथ करती हैं। यहाँ ननद का काम योशिनो का पपेट करता है, ये कहते हुए कि अब वो चार्मिंग नहीं रह गई और शायद सीडो भी उससे बोर हो चुका है, इसलिए तो वो किसी और लड़की से मिलने आया है। तोका को गुस्सा आ जाता है और वो उस पपेट का गला दबा रही होती है, जैसे कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती हो। योशिनो उसके पास आती है और अपना पपेट वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन तोका उसे नहीं देती, बल्कि सीडो से कहती है कि अब वो चुने कि उसे योशिनो चाहिए या तोका। कोटोरी फौरन सीडो को वार्न करती है कि योशिनो की मेंटल स्टेट धीरे धीरे गिर रही है। सीडो तोका से कहता है कि पपेट वापस कर दो उसे, लेकिन इससे तोका को ये लगता है कि शायद सीडो को योशिनो ज्यादा पसंद है। अचानक योशिनो जेडकियल को समन कर लेती है, जो उसका एक डेंजरस बीस्ट होता है जो उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन सीडो किसी तरह से तोका को बचा लेता है। फिर योशिनो बिल्डिंग से कूद जाती है और जेडकियल पर बैठ वहाँ से भाग निकलती है, जिस पर एसटी का अटैक करती है, लेकिन फिर भी वो बच निकली थी। इधर बिल्डिंग में सीडो तोका को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि सीडो को योशिनो ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद तोका काफी बुरा फील करती है और सीडो से बात करना भी बंद कर दिया था, जिस पर रीने उसे विजिट करने आती है एक थेरेपी सेशन देने के लिए, ताकि पता चले कि आखिर दिक्कत क्या है। उधर कोटोरी और एक क्रीपी बंदा ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि सीडो और योशिनो के बीच क्या हुआ था, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस के बावजूद योशिनो की पावर सेल क्यों नहीं हुई। सीडो इधर बारिश में सड़क पर घूम रहा होता है और उसे योशिनो दिखती है, जो अपना पपेट ढूंढ रही थी, क्योंकि एसटी से भागते समय उसने उसे खो दिया था। सीडो डिसाइड करता है कि उसकी वो मदद करेगा, वैसे भी उसे वो इम्प्रेस करने की कोशिश तो करने ही वाला था। इधर थेरेपी सेशन में रीने तोका को समझा रही थी कि सीडो और योशिनो का केस एक गलती था और सीडो उसकी काफी केयर करता है, तभी तो उसने खुद को खतरे में डाल दिया उसे बचाने के लिए।
सीडो अभी भी पपेट ढूंढ रहा था, तभी योशिनो का पेट जोर से आवाज करता है और वो उसे अपने घर खाना खाने ले जाता है। यहाँ पर सीडो से पूछता है कि जब एसटी उस पर अटैक करती है तो वो पलटकर वार क्यों नहीं करती, जिस पर योशिनो जवाब देती है कि उसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब सब कुछ लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सबको नुकसान पहुंचा देती है। इसी वजह से उसका पपेट उसके लिए हीरो है जो हमेशा उसे शांत करके रखता है। सीडो उसके सर पे हाथ फेरता है और वादा करता है कि वो उसका पपेट ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही कहता है कि अब उसे किसी पपेट की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो खुद उसका हीरो बनेगा, जिसे सुनकर योशिनो शॉक हो जाती है। यहाँ सीडो शर्मिंदा था और वो उसे किस के लिए माफी मांगता है जो पहले हुआ था, लेकिन योशिनो को तो किस का मतलब ही नहीं पता होता, जिससे सीडो के अंदर का हौसी जानवर फिर से जाग जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे फिर से किस ट्रायल देगा। लेकिन जैसे ही वो किस करने ही वाला होता है कि तोका अचानक घुस कर आती है माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्हें किस की पोजीशन में देख करके वो गुस्से से वहाँ से निकल घर आकर के पिलो पे अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। सीडो को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि योशिनो का पपेट मिल चुका है, लेकिन वो तोबिची के घर में है, तो वो तुरंत वहाँ जाता है सरप्राइज विजिट देने। तोबिची उसे घर के अंदर वेलकम करती है, एक अजीब सी चाय देती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। सीडो इसी मौके का फायदा उठा करके चारों तरफ उसके घर को छानने लगता है और आखिरकार योशिनो का पपेट उसे मिल भी जाता है। फिर वो जाकर के वापस चुपचाप बैठ गया था। तोबिची लौट करके आती है और उसके पास आकर के बैठ गई थी। सीडो उससे स्पिरिट्स के लिए उसकी नफरत के बारे में पूछता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर स्पिरिट बुरी नहीं होती, कुछ तोका और योशिनो की जैसी भी होती हैं। लेकिन तोबिची उसकी बात को काटते हुए कहती है कि वो सारे स्पिरिट्स को ही खत्म कर देगी, क्योंकि आखिर एक स्पिरिट की वजह से ही उसके पेरेंट्स की जान गई थी। सीडो से बताता है कि तोका की पावर सील हो चुकी है तो वो अब कोई और डिजास्टर नहीं करेगी, लेकिन तोबिची कहती है कि उन्हें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। सीडो से कहता है कि वो स्पिरिट्स को एक्सेप्ट करना सीखे, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि वो भी अंदर से एक अच्छी लड़की है। तभी तोबिची का फोन अचानक से बजता है, जिससे पता चलता है कि एक और स्पेस क्वेक आने वाला है। वो तुरंत निकलने लगती है, लेकिन सीडो से पूछता है कि अगर कोई स्पिरिट अपनी पावर खो चुकी है तो क्या वो उस पर भी अटैक करेगी। तोबिची आंसर करती है कि वो तो करना चाहेगी, लेकिन उसका डिसीजन उसके सीनियर्स पर डिपेंड करेगा। उधर एएसटी योशिनो पर अटैक कर रही होती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं। वो उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, तभी योशिनो अचानक से जेडकियल को समन कर लेती है, जो काउंटर अटैक शुरू कर देता है। तोका ये देख करके तुरंत वहाँ पहुँचती है। सीडो दूर से योशिनो को आवाज लगाता है और उसे रोकता है, और जैसे ही वो उसका पपेट निकालने वाला होता है तोबिची एक जबरदस्त लेजर गन से योशिनो पर अटैक कर दी थी, जिसे देख करके जेडकियल तो बौखला ही उठता है। तोका ये सब देख करके समझ जाती है कि सीडो खतरे में है, जिससे वो भी अपनी वेपन्स को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर सील हो चुकी है तो उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इधर जेडकियल अपने मुंह से एक मैसिव अटैक करता है, लेकिन तोका ने इधर किसी तरह से अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लिया था और उस अटैक को डॉज कर देती है। तोका सीडो के पास आती है और माफी मांगती है कि वो जिद्दी बन गई थी। इधर एएसटी अब भी योशिनो पर अटैक कर रही होती है। सीडो तोका से कहता है कि उसे योशिनो को बचाने में उसकी मदद चाहिए, लेकिन तोका को यहाँ अब भी लग रहा था कि सीडो को योशिनो ज्यादा पसंद है। सीडो से समझाता है कि योशिनो भी तुम्हारी तरह ही एक स्पिरिट ही है और उसने उससे भी वादा किया था कि वो उसे बचाएगा, जिस पर तोका को रियलाइज होता है कि यही चीज तो सीडो ने भी उसके लिए की थी। फिर तोका तुरंत से अपने वेपन को ग्राउंड पर पुश करती है और सीडो से कहती है कि वो इसका यूज करके योशिनो तक पहुँच सकता है। इधर एएसटी की हालत भी अब ऐसी हो गई थी कि वो अब आगे अटैक भी नहीं कर पाते, क्योंकि जेडकियल ने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर दिया है कि अगर वो उसके करीब जाने की कोशिश भी करेंगे तो करोड़ों बर्फों की सुइयां उन पर गिर सकती हैं। पर तोबिची तुरंत एक बड़ा सा फोर्स फील्ड बना लेती है और उसी से एक बिल्डिंग उठा करके योशिनो पर फेंकने की तैयारी में थी, लेकिन तभी तोका अचानक से वहां आ जाती है और उस बिल्डिंग को 2 हिस्से में काट डालती है। तोका को देख करके तोबिची बिना टाइम वेस्ट किए उस पर सीधा अटैक करती है और बाकी सबका ध्यान भी अब तोका की तरफ शिफ्ट हो गया था, जिसका फायदा उठा करके सीडो जेडकियल के बनाए फोर्स बैरियर के अंदर जाने लगता है। उसकी बहन उसे रोक रही होती है कि वो वहीं रुक जाए वरना जमकर मर जाएगा, लेकिन सीडो जैसे तैसे अंदर पहुंच ही गया था। वो भी पूरी तरह से थक चुका था। उसे देख करके योशिनो फौरन उसके घाव को हील करती है और यहाँ सीडो भी उसका पपेट को उसे लौटाता है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो गई थी। इसके बाद सीडो से कहता है कि उसे बचाने के लिए अब उसे किस करना पड़ेगा, जिससे योशिनो थोड़ा शर्माती है। लेकिन जब सीडो बिना रुके उसे बताया जा रहा था कि ये कितना जरूरी है, तब योशिनो खुद ही उसका मुंह अपने लिप्स से बंद कर देती है और ठीक उसी वक्त उसके आर्मर के साथ साथ उसकी पावर भी सील हो गई थी और आसमान भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। इसके बाद कोटोरी सीडो को बताती है कि अब तोका उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि अब स्पिरिट्स के लिए नया घर तैयार हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है एक सुबह। तोका और योशिनो सीडो से कहती हैं कि उन्होंने टीवी पर एक हॉट स्प्रिंग का एड देखा है और अब वो वहाँ जाना चाहती हैं। सीडो ये रिक्वेस्ट कोटोरी को बताता है और कोटोरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अगर मना किया तो स्पिरिट्स पागल भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ एएसटी की कैप्टन भी अपनी टीम के साथ हॉट स्प्रिंग जाने की प्लानिंग करती है ताकि एंजॉय किया जा सके, लेकिन तोबिची इस आइडिया को रिजेक्ट कर कहती है सीडो तो ये मजबूरी में कर रहा है, उन्हें जाकर के ट्रेनिंग करनी चाहिए।
लेकिन तभी सीडो का उसे फोन आता है जिसमें वो उससे उस बुक को 2 दिन और रखने की परमिशन मांगता है जिसे तोबिची ने उसे दी थी। कॉल के बैकग्राउंड में तोका की आवाज सुनते ही तोबिची गुस्से से फूट पड़ती है और अपने हाथ में पकड़े केन को ही मसल देती है। इधर सीडो और उसकी सो कॉल्ड स्पिरिट गर्लफ्रेंड्स स्प्रिंग की तरफ निकलते हैं, लेकिन सीडो बाकी सभी को भी लेकर के जा रहा है। इस जलन में तोका गाड़ी ही उड़ा देती है जिसे सबको पैदल ही सफर करना पड़ता है। तोका खुद की गलती मानती है, लेकिन सीडो कूल बनने की कोशिश में कहता है कि कोई बात नहीं। इधर फ्रैंकसिनस के बेवकूफ लोग डिटेक्ट करते हैं कि एएसटी स्पिरिट्स की तरफ बढ़ रही है और बिना ये समझे कि उनका मकसद लड़ाई नहीं है, वो एएसटी के रास्ते में कई बैरिकेड्स लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब देख करके एएसटी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। राडाटोस्कर ऑर्गेनाइजेशन की टीम वहाँ से हार्मलेस अटैक्स शुरू कर देती है, जिससे एएसटी को लगने लगता है कि सामने वाला कोई दुश्मन है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर एएसटी भी रिटर्न अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे पूरे एरिया का हाल बेहाल हो जाता है। इधर सीडो और उसकी स्पिरिट्स अपना सफर जारी रखते हैं, तभी अचानक से उनके सिर के ऊपर एक बम फट जाता है जिससे सभी जमीन से चिपक जाते हैं और योशिनो का पपेट भी खो जाता है, जिसे वो तुरंत से रोना शुरू कर देती है और पूरे एरिया में बर्फ जमने लगी थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सीडो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका पपेट ढूंढ कर लाएगा। सीडो अब पपेट की खोजबीन पर निकलता है, जबकि एएसटी और राडाटोस्कर अभी तक आपस में ही भिड़े हुए थे। कुछ देर के बाद सीडो एक जगह पपेट ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर जमी मिट्टी हटाता है, ऊपर से एक मैसिव एक्सप्लोजन उस पर भी गिरने वाला होता है। पर ठीक उसी वक्त पे तोका वहाँ बैरियर क्रिएट कर देती है और दोनों को बचा लेती है। तोका को उसके एस्ट्रल ड्रेस में देख करके एएसटी अटैक करने का सोचती है, लेकिन इससे पहले कि तोबिची कुछ कर पाए, तोका और सीडो गायब हो जाते हैं। फिर कोटोरी सीडो और बाकी गर्ल्स को एक सस्ती हॉट स्प्रिंग में ले जाती है, जिसे उसके बेवकूफ असिस्टेंट ने पनिशमेंट के दौरान डिस्कवर किया था। एएसटी भी अपने हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने के प्लान के अकॉर्डिंग वहीं पहुंचती है, और इधर तोबिची की नजरें तो सीडो को तलाश रही थी, क्योंकि वो तो वहाँ उसी के लिए आई थी। इसके बाद माना को इंट्रोड्यूस किया जाता है एएसटी से, जो कि एक ऐसी लड़की है जिसने पहले किसी एक पावरफुल स्पिरिट को हराया हुआ है, जो सुन पूरी टीम शॉक्ड हो गई थी। माना तोबिची के ही बगल में बैठी थी जब कैप्टन सभी को योशिनो के साथ हुई पिछली फाइट का वीडियो दिखा रही थी। तोबिची माना से उस स्पिरिट के बारे में पूछती है जिसे उसने हराया है, और वो बताती है कि वो स्पिरिट बाकी स्पिरिट से बहुत अलग थी, इसलिए उसे इस यूनिट में ट्रांसफर किया गया है। बातचीत के दौरान माना को स्क्रीन पर सीडो दिखता है और वो उसे पहचान जाती है, जिससे तोबिची शॉक्ड कि ये कैसे जानती है इसे। मीटिंग खत्म होने के बाद तोबिची माना से कहती है कि तुम सीडो की छोटी बहन हो, पर उसने तो कभी इस बारे में बात नहीं की। जिस पर माना पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। तोबिची जवाब देती है कि हाँ, हम दोनों लवर्स हैं। और ये सुन करके तो माना हैरान ही हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है सीडो के स्कूल में। एक नई स्टूडेंट कुरुमी ट्रांसफर होकर के आती है, और जैसे ही उसकी इंट्रोडक्शन होती है, वो खुद को एक स्पिरिट बता रही थी, जिस बात को ऑब्वियसली पूरी क्लास मजाक में उड़ा दी थी। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे कोई स्कूल का टूर दे दे, क्योंकि उसे स्कूल का कोई आइडिया नहीं है। ठड़की तोनामाची हाथ उठाता है, लेकिन कुरुमी उसे इग्नोर करती है और सीधे सीडो के सीट तक जाकर के बोलती है कि वो चाहती है सीडो उसे घुमाए। उधर एएसटी को पता चलता है कि ये लड़की वाकई में एक स्पिरिट ही है, पर सोचती है कि उसने स्कूल में ट्रांसफर क्यों लिया होगा। जिस पर माना बताती है कि कुरुमी कोई आम स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो अपने हाथों से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है, और इसके अलावा उसके स्पेस क्वेक से भी कई लोग मारे जा चुके हैं। जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। स्कूल खत्म होने के बाद सीडो कुरुमी को कटोरी के प्लान के अकॉर्डिंग मिलता है, जिस पर तोका और तोबिची जलन में चुपके से उनका पीछा करने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों को उस लड़की के हवस पे शक होता है कि ये हमसे पहले न बाजी मार ले। इधर सीडो को फ्रैंकसिनस का ठड़की एजेंट, जो इंस्टा का रील्स का मरीज है, पिकअप्स लाइन देता है कि पूछो किस कलर की चड्डी पहने हो। और सीडो भी पूछने के बाद अफसोस करता है, लेकिन देखता है कुरुमी तो रिवील भी करने वाली है। जिस पर सीडो तुरंत रुकवाता है और दूसरा सवाल करता है कि तुमने क्लास में खुद को स्पिरिट क्यों कहा। जिसके जवाब में कुरुमी कहती है कि एक्टिंग मत करो, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। और सीडो शॉक होकर पूछता है कि उसे इतना कुछ कैसे पता है, लेकिन कुरुमी नहीं बताती, बल्कि ये बोलती है कि उसने सीडो के बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद ही उसे पसंद करना शुरू किया है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, और सीडो के रिस्पॉन्स करने से पहले ही 2 सस्ते जासूस जो छुपे हुए थे वहाँ से गिर जाते हैं। कुछ देर बाद कुरुमी सीडो का थैंक्स कह रही होती है उसे स्कूल दिखाने के लिए। फिर उसके कान में आकर के कहती है, पर काश हम अकेले होते। घर को जाते हुए कुरुमी को कुछ लौंडे लपाड़े मिलते हैं, जो शकल से तो तुम्हारे सगे वाले लग रहे थे, जो राह चलती लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। तो कुरुमी लालच देकर के उन्हें कोने में ले जाती है और उन्हें लिटरली जिंदा खा जाती है। उसी दौरान माना यहाँ पहुँच जाती है अपने स्टल सूट में, और हम फिर कुछ सेकंड बाद का सीन देखते हैं। माना सीडो से मिलती है जब वो अपने 2 साइड गर्लफ्रेंड्स के साथ घर जा रहा होता है, और वो उसे एक्साइटमेंट में गले लगा लेती है और उसे भाई बुलाती है। जिस पर सीडो खुद सोचता है कि भाई, अब ये कौन है। वो सीडो के घर तक उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे ये जान करके बहुत खुशी हो रही थी कि उसका भाई जिंदा है।
लेकिन कोटोरी को ये सब देख करके जलन हो जाती है और दोनों के बीच इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई थी कि सीडो की असली बहन कौन है। एक लॉकेट से कंफर्म करने के बाद सीडो से पूछता है कि वो इतने समय से कहाँ थी, तो वो बताती है कि वो काम कर रही थी, लेकिन ये नहीं बताती कि वो कहाँ काम कर रही थी और जल्द ही चली भी जाती है, जिस पर सब सोचने लगते हैं कि वो क्या छुपा रही है। अगले दिन जब क्लास में अटेंडेंस ली जा रही होती है तो पता चलता है कि कुरुमी क्लास में नहीं आई है, जिससे सब सोचने लगते हैं कि कोई नई लड़की दूसरे ही दिन स्कूल क्यों बंक करेगी। तो बीची कहती है अब वो दोबारा आएगी भी नहीं, लेकिन तभी कुरुमी अचानक से एंट्री मारते हुए कहती है सॉरी थोड़ा लेट हो गई, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्लास के दौरान सीडो को कोटोरी से एक मैसेज मिलता है कि लंच के वक्त वो उसे फिजिक्स लैब में मिले। जब सीडो कोटोरी और रिने से मिलता है वो उसे कुरुमी का वो फुटेज दिखाते हैं जिसमें दिखता है कि पिछले दिन माना और एसटी की टीम ने कुरुमी को तो ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो है क्या। इसी दौरान तोबिची कुरुमी से चेंजिंग रूम में मिलती है और उससे पूछती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जबकि उन्होंने तो उसे कल ही खत्म किया था। जिस पर कुरुमी अचानक से जमीन से क्रीपी हाथ बढ़ाते हुए तोबिची को जकड़ लेती है और कहती है कि वो लोग बस बेकार की कोशिश कर रहे हैं। तोबिची पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, जिस पर कुरुमी बताती है कि वो स्कूल में इसलिए आई है क्योंकि उसे सीडो और उसकी पावर्स चाहिए। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सीडो कुरुमी को डेट पर चलने को पूछता है क्योंकि कोटोरी ने उसे ऐसा करने को कहा था ताकि वो उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और कुरुमी भी खुश होकर के मान जाती है। इसके बाद तोबिची आ जाती है और पूछती है कि वो उस डायन से क्या बात कर रहा था, लेकिन सीडो उसे इग्नोर करके निकल जाता है। तोबिची फिर सारी बातों को सोचती है जो कुरुमी ने उससे कही थी और फिर उसे सीडो की चिंता होने लगती है। घर लौटने पर तोका एक एडल्ट स्टाइल में सीडो के सामने डांस करती है, जब तक कि सीडो उसके तिजोरी से टिकट नहीं खींच लेता और देखता है कि उसने अगले दिन के लिए डेट फिक्स कर रखी है। सीडो अभी हैरान हो ही रहा था कि तोबिची का भी कॉल आ जाता है जो कहती है कि वो भी उससे अगले दिन मिलना चाहती है। अगले दिन सीडो को इन तीनों लड़कियों से मिलना होता है इस तरह कि किसी को पता न चले कि वो बाकियों से भी मिल रहा है, जिस पर राटाटोस्कर की टीम उसे यह काम बिना फेल कराए करवाने का वादा करती है। सीडो तोका से शुरुआत करता है और उसके साथ एक्वेरियम में थोड़ा वक्त बिताता है, फिर पेट में दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से निकलता है और सीधे कुरुमी के पास पहुँच जाता है जो उसे एक शॉप में लेकर के जाती है और वहाँ उसे कुछ अंडरगारमेंट्स सजेस्ट करने को कहती है। शॉप में जब सीडो कुरुमी के साथ होता है तभी उसके कुछ क्लासमेट्स उसे देख लेते हैं और जैसे ही वो उसे चिढ़ाने उसके पास आने की कोशिश करते हैं, सीडो एक बार फिर से पेट खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग निकलता है और तोबिची से मिलने किसी और जगह पर पहुँचता है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। सीडो से पूछता है कि वो उससे मिलने क्यों आई है, इस पर तोबिची कहती है कि वो नहीं चाहती कि सीडो अकेले रहे और साथ ही ये भी कहती है कि डेट के बाद उसे उसके साथ घर चलना होगा जहाँ वो कुछ समय के लिए रहने वाला है, जिसे सुनकर सीडो हैरान रह जाता है। फिर जब वो दोनों खाना शुरू करते हैं तभी सीडो को तोका सामने दौड़ती हुई दिखती है, जिस पर वो घबराकर जल्दी से बहाना बनाकर तोबिची से माफी मांगता है और तोका से मिलने चला जाता है। इसके बाद सीडो ऐसे ही बार बार तीनों लड़कियों के बीच गोल गोल घूम करके थक चुका होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि उसके क्लासमेट्स जो उसे पहले देख चुके हैं उससे न टकराएं, पर तभी योशिनो आकर के उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। कुछ देर बाद सीडो अकेले के जंगल के पास बैठा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक बिल्ली पर अपने गन का टेस्ट कर रहे हैं, जिस पर कुरुमी वहाँ पहुँचती है और उनके लिए चीजों को और बिगाड़ देती है। और इसी बीच राटाटोस्कर की टीम कुरुमी का ट्रैक खो देती है और उनका सिस्टम कट हो जाता है, जिससे वो शॉक्ड रह गए थे। उधर तोका और तोबिची आपस में टकरा जाती हैं और एक दूसरे को देख करके चौंक जाती हैं। फिर दोनों समझ गई थी कि सीडो एक प्ले बॉय बन चुका है और तोबिची ये सोचती है कि शायद सीडो किसी तीसरी लड़की के भी साथ है, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने निकल जाती है। सीडो जब वापस कुरुमी को ढूंढने उसी जंगल पहुंचता है तो वो वहाँ नहीं होती और कोटोरी से बताती है कि कुरुमी गायब हो चुकी है। इसके तुरंत बाद उन्हें एक अलर्ट मिलता है जिसमें पता चलता है कि जंगल में एक मैसिव स्पिरिट वेव निकल रही है, जिससे सीडो बिना टाइम वेस्ट किए जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो पूरा कत्लेआम मचा हुआ था। वो कुरुमी को देखता है जो एक आदमी को बुरी तरह से मुक्ति दे रही होती है। उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी और लेफ्ट आई में एक प्री इंस्टॉल्ड वॉच। सीडो तो सीडो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुरुमी उसे पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, अपने होठों को चटकाते हुए कि हम तो डेट पे आए हैं ना, तो चलो अब लंच का टाइम है। लेकिन तभी माना वहाँ आ जाती है और अपने स्पेशल वेपन से कुरुमी पर एक बहुत बड़ा अटैक करती है, जिससे कुरुमी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। सीडो ये देख करके चौंक जाता है और माना से पूछता है कि वो इतनी कामली कैसे है किसी को मारने के बाद भी, जिस पर माना जवाब देती है कि कुरुमी एक स्पिरिट है और स्पिरिट्स को खत्म करना ही माना का काम है। फिर वो उसे ये भी बताती है कि कुरुमी एक ऐसी स्पेशल स्पिरिट है जिसे चाहे कितनी बार भी मारो वो वापस से आ जाएगी। लेकिन सीडो फिर भी कुरुमी को डिफेंड करने की कोशिश करता है
लेकिन माना एक बैरियर से उसकी आवाज को बंद कर देती है और कुरुमी के पास पहुंचकर फाइनल डैमेज देने की तैयारी करने लगती है। इसके बाद सीडो फ्रैंक्सिनस पहुंचता है और खुद को बेहद गिल्टी फील करता है कि उसने कभी सोचा था कि सारे स्पिरिट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुरुमी से मिलने के बाद से तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई है। वो कोटोरी से कहता है कि वो अब हार मान लेना चाहता है, लेकिन कोटोरी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है कि वो कायरो की तरह हार नहीं मान सकता। स्कूल से घर लौटते वक्त तोका उसे बीच रास्ते में पकड़ लेती है और कहती है कि चलो कुछ फन टाइम बिताते हैं। उसी शाम सीडो से बताता है कि उसे कुरुमी को रोकना है ताकि वो और लोगों की जान न ले, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे बात कैसे की जाए क्योंकि वो बाकी स्पिरिट से बहुत अलग दिखती है। तोका उसे समझाती है कि कुरुमी भी एक स्पिरिट है और उससे अलग नहीं है, और तुमने मुझे जैसे बचाया है, अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं भी कुरुमी की जैसी ही बन जाती। ये बात सुनकर सीडो को काफी हिम्मत मिलती है। अगले दिन वो कुरुमी से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे बचाना चाहता है और उसे लोगों को मारने से रोकना चाहता है। लगता है कि जैसे कुरुमी इस बात से उसकी इमोशनल हो जाएगी, लेकिन उसके उलट में वो रूफ टॉप पर जाकर के और ज्यादा कांड करने लग जाती है ताकि सीडो की इस बात की सच्चाई को टेस्ट कर सके। वो चारों तरफ अपने बैरियर से संहार मचा देती है, जिससे स्कूल के पूरे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये सब चीजें उनके हेल्थ पर इफेक्ट करने लग जाती हैं। ये सब देख करके माना कोटोरी से कहती है कि उसने सीडो को स्पिरिट्स के पास बिना हथियार भेज करके खतरे में डाल दिया है, इसलिए वो सीडो को साथ ले जाएगी और उसका ख्याल अब वो रखेगी। जिस पर कोटोरी हंसते हुए कहती है कि वो सीडो को कभी भी डेम इंडस्ट्री जैसी करप्टेड कंपनी के पास तो नहीं छोड़ेगी। फिर कोटोरी से बताती है कि उसे पता है कि माना उसी कंपनी के लिए काम करती है और उसे वहीं से एसटी में ट्रांसफर किया गया है। ये सुनकर के माना शॉक्ड रह जाती है। माना बताती है कि वो उस कंपनी की इतनी कर्जदार है कि कभी उसका उधार नहीं चुका सकती। जिस पर कोटोरी जवाब देती है कि उन्होंने माना की स्लाइवर टेस्ट करके पता लगाया कि कंपनी ने उसके शरीर में इतना ज्यादा मैजिक भर दिया है कि उसकी अब लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल की रह गई है। ये सच सुन करके माना पूरी तरह से हिल जाती है। फिर दोनों को स्कूल में चल रही प्रॉब्लम्स की खबर मिलती है और वो तुरंत वहाँ की ओर निकल जाते हैं। उधर सीडो देखता है कि तोका भी दर्द में तड़प रही है और सोचता है कि अकेला वो ही क्यों अनअफेक्टेड है। जिस पर रीने बताती है कि तोका और यूसिनो की पावर्स उसके अंदर सील्ड हैं, इसलिए उसे अभी तक कुछ नहीं हो रहा। कुरुमी फिर छत से सीडो को बुलाती है और कहती है कि अगर उससे कुछ डील करना है तो वो सामने आए। जिस पर सीडो तुरंत वहाँ पहुँचता है। तोबिची भी अपना एसटी सूट एक्टिवेट करके छत की ओर दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे कुरुमी का एक क्लोन रोक लेता है। तोका को यह एहसास होता है कि सीडो अकेले बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाला है, इसलिए वो अपनी सील्ड पावर्स को वापस से अनलॉक कर लेती है। लेकिन तभी एक और कुरुमी उस पर अचानक से अटैक कर दी थी। छत पर सीडो पूछता है कि कुरुमी आखिर करना क्या चाहती है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये उसका टाइम कंज्यूमिंग कैस्टल बैरियर है, एक ऐसा बैरियर जो उसके अंदर इंटर करने वाले लोगों का टाइम एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो उसे और डिटेल में बताती है कि उसकी लेफ्ट आई में जो वॉच है वो उसकी लाइफ स्पेन को दिखाता है। हर बार जब भी वो अपनी कोई मैजिक यूज करती है तो इससे काफी कुछ लॉस करती है, इसलिए वो उसे कभी कभी इसी बैरियर के मेथड से रिफिल कर लेती है। इसके बाद वो सीडो को बताती है कि वो असल में उसी के लिए यहाँ आई है क्योंकि उसे ट्रेडिशनल वे में उसका मांस खाना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो उसे सिर्फ सीडो से मिल सकती है। ये सुनकर के सीडो कहता है कि वो बाकी सबको इस बैरियर से बाहर ले जाए क्योंकि उसका असली टारगेट तो वही है। लेकिन कुरुमी उससे कहती है कि उसे पहले वो सारी बकवास बातें वापस लेनी होगी जो उसने पहले उसे बचाने वगैरह को लेकर के कही थी। सीडो उसकी बात को मानने से मना करता है और कहता है कि मैंने कोई बकवास नहीं किया था, मैं सही में तुम्हें इन सब चीजों से बचा सकता हूँ, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बैरियर हटा दे। जिस पर कुरुमी गुस्से में एक स्पेस को ट्रिगर कर देती है जो तुरंत फ्रैंक्सिनस की टीम को अलर्ट करता है। टीम तुरंत सीडो को इन्फॉर्म करती है कि कुरुमी की मेंटल स्टेट चेंज हो रही है, जैसे कि वो सीडो से डरने लगी हो। जिस पर सीडो तुरंत रेलिंग पर चढ़ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर सच में उसे खाना चाहती है तो वो खुद ही कूद जाएगा। कुरुमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीडो अचानक बिल्डिंग के पीछे की तरफ जंप कर देता है। फिर वो तेजी से कूदती है और उसे जमीन पर गिरने से पहले बचा लेती है। फिर वो अपना सारा प्रकोप भी हटा लेती है, जिससे सब कुछ क्लियर हो गया था। सीडो यहाँ कहता है कि मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें लोगों से प्यार करना सिखाऊंगा, और हैंडशेक करने बढ़ता है। लेकिन तभी कुरुमी का एक और क्लोन पीछे से आकर के उस मन बदल रही क्लोन को मार देती है और अपने डरावनी हाथों से सीडो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त माना वहाँ पहुँच उसका हाथ वहीं काट डालती है। कुरुमी तुरंत एक कस्टमाइज वॉच और गन समन करती है और उससे टाइम को रिवर्स कर अपने हाथ दोबारा से रिस्टोर कर लेती है। फिर वो माना को शूट करके दूर फेंक देती है। इसके बाद तोका और तोबिची छत पर पहुँचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके कुरुमी अपने अलग अलग टाइम के क्लोन्स को समन कर लेती है। फिर वो माना को बताती है कि यही वजह है कि वो कभी खुद को भी नहीं मार सकती, क्योंकि अलग अलग टाइम में उसके कई वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो सबको बुरी तरह से जकड़ लेती है और एक और स्पेस क्वेक एक्टिवेट करने वाली होती है, लेकिन तभी कोटोरी अचानक से आ जाती है और उतनी ही पावरफुल फोर्स से उस क्वेक को कैंसिल कर देती है, जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक एस्ट्रल ड्रेस में होती है, यानी स्पिरिट। इसके बाद वो अपना वेपन समन करती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है।
फिर दोनों के बीच इंटेंस बैटल शुरू होता है और काफी देर बाद कुरुमी अचानक टाइम को रोक देती है और अपने सारे क्लोन्स को बुलाकर कोटोरी पर फायर करवाती है। फिर धीरे धीरे उसके पास आती है और उसकी खोपड़ी में आखिरी बुलेट डाल देती है, जिससे कोटोरी नीचे गिर गई थी। कुरुमी उसे ताना मारती है ये सोच करके कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन तभी कोटोरी के सारे जख्म तुरंत हील हो जाते हैं और वो दोबारा खड़ी हो जाती है, जो देख करके कुरुमी भी हैरान रह गई थी। वो फिर से अपने क्लोन समन करती है, लेकिन कोटोरी उन्हें ब्लास्ट कर देती है जब वो उसके पास इकट्ठे हो रहे थे। इसके बाद कुरुमी खुद को शूट करके और भी ज्यादा पावर रिलीज करती है, जिससे कोटोरी कमजोर पड़ने लगी थी। फिर कुरुमी उसे मॉक करते हुए उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त कोटोरी एक बहुत ही पावरफुल वेपन समन करती है और कुरुमी के सारे क्लोन्स को ही उड़ा देती है जब वो उसे बचाने आते हैं, और उसके साथ साथ उसका क्लॉक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुरुमी घुटनों पर गिर जाती है और कोटोरी फिर से एक और ब्लास्ट के लिए तैयार थी। ये देख करके सीडो डर जाता है कि कहीं कुरुमी मर न जाए, तो वो कोटोरी को रोकने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं रुकती तो वो उसके और कुरुमी के बीच में आ जाता है। कोटोरी कैनन फायर कर दी थी, तब उसे पता चलता है कि बीच में सीडो खड़ा है। सीन शिफ्ट होता है और सीडो एक हॉस्पिटल बेड पर जागता है। अभी उसे एक सपना आया था जिसमें वो और कोटोरी एक बैरियर के बीच में थे। फिर वो रीने को देख करके बहुत से सवाल पूछने लगता है, ये जानने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। तब रीने उसका सिर सहलाते हुए कहती है कि सब सेफ है और कुरुमी भागने में कामयाब हो गई है। फिर रीने उसे कोटोरी के पास ले जाता है और जैसे ही वो उससे मिलता है वो पूछता है कि क्या वो कोई एक स्पिरिट है। कोटोरी जवाब देती है कि वो ह्यूमन है, भले ही डेटा उसे स्पिरिट दिखा रहा है, जिससे सीडो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कोटोरी आगे एक्सप्लेन करती है कि वो एक ह्यूमन के तौर पे पैदा हुई थी, लेकिन 5 साल पहले वो स्पिरिट बनी, या कहें एक ह्यूमन जिसके पास स्पिरिट की पावर है। सीडो को तुरंत अपना ड्रीम याद आता है जिसमें उसे पास्ट की बातें दिखती हैं और वो उसे सब बताता है, जिसे सुनकर कोटोरी भी शॉक हो जाती है कि वो कितना सच हो सकता है। फिर सीडो उससे पूछता है कि वो स्पिरिट कैसे बनी, लेकिन कोटोरी बताती है कि उसे ठीक से याद नहीं। सीडो कहता है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज वो कैसे भूल सकती है। कोटोरी कहती है कि शायद हो सकता है किसी ने मेरी मेमोरी वाइप कर दी हो। आगे सीडो पूछता है कि उसने अपनी पावर्स को कैसे दबा के रखा था इतने सालों से, जिस पर कोटोरी बताती है कि वही था जिसने उसकी पावर सील की थी, जिसे सुनकर सीडो हैरान रह जाता है। वो बताती है कि किसी को नहीं पता कि तुम्हारे पास ये स्पिरिट्स की पावर सील करने की एबिलिटी क्यों है, और यही वजह थी कि राडाटोस्कर ने उसे स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए चुना। इसके बाद वो उसके हीलिंग पावर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो पावर्स उसकी खुद की हैं। फिर उसे पास बुला करके एक मुक्का मारती है और कहती है कि अगर मैं मेन टाइम पे खुद को नहीं कंट्रोल करती तो तुम अब तक मर चुके होते, क्योंकि जब भी मैं अपनी उस मोड में आती हूँ मेरा खुद पर से कंट्रोल नहीं रहता। सीडो पूछता है कि क्या उसकी पावर्स उसे वापस मिल जाएगी, तो कोटोरी बताती है कि नहीं, जब तक वो दोबारा सील न करे, जैसे उसने तोका के साथ किया था। और क्योंकि इस बार उसके पास 100% पावर्स आ गई हैं, तो सीडो को उसे डेट करना पड़ेगा और उसे अपने प्यार में गिराना पड़ेगा। तभी कोटोरी अचानक से गिर जाती है और रीने उसे संभालने आती है। बाद में रीने सीडो को बताती है कि कोटोरी सिर्फ 2 दिन तक ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को होल्ड करके रख सकती है, उसके बाद से वो पूरी तरह से खुद को खो देगी और फिर वो लड़की नहीं रह जाएगी जिसे सीडो जानता है। इसलिए उसे 2 दिन में कोटोरी को डेट करना होगा ताकि वो उसकी पावर्स दोबारा सील कर सके। इसके बाद सीडो हॉस्पिटल में माना से मिलने जाता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता, तो वो तोबिची से मिलता है। जब वो जाने वाला होता है तो तोबिची उससे पूछती है कि उस फ्लेम स्पिरिट के बारे में मुझे बताओ जो कुर्मी के साथ फाइट कर रही थी। सीडो कहता है कि वो भी बेहोश था और इस बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानता, और वो उससे पूछता है कि वो इस बारे में इतना चिंता क्यों कर रही है। तो तोबिची जवाब देती है कि वो वही स्पिरिट है जिसने उसके सामने 5 साल पहले उसके पेरेंट्स को जला दिया था, और तभी से वो उसे ढूंढ रही है और उसी की वजह से उसने एसटी भी ज्वाइन किया। इसके बाद सीडो कोटोरी के साथ वाले डेट की तैयारी करता है, लेकिन पहले वो अपना टाइम बाकी लड़कियों के साथ वेस्ट करता है। फिर शाम में वो राटाटोस्कर के वाइस कमांडर से मिलता है और बताता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि स्पिरिट्स की पावर को पूरी तरह से कैसे सील किया जाए। वो उससे कहता है कि क्या तुम 5 साल पहले वाले ग्रेट फायर डे की फुटेज को देखना चाहोगे, शायद इससे तुम्हें समझने में मदद मिल सके कि तुमने कोटोरी की पावर्स को कैसे सील किया था। सीडो जब बाद में उस फायर वाले दिन की फुटेज चेक करता है तो उसे खुद और कोटोरी के अलावा एक अजीब सा फिगर नजर आता है, जिस पर उसे लगता है कि शायद वही कोटोरी के अंदर दिए पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो दिमाग पर जोर डालता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत भारी हो जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा था। अगले दिन जो उनकी डेट का दिन होता है, सीडो कोटोरी से मिलता है और उनकी डेट शुरू होती है। वो इंटरनेट से सीखे बहुत सारे रिझाने की टेक्निक्स अप्लाई करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था, जिस पर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो वो उसे कभी भी नहीं बचा पाएगा। कुछ देर बाद कोटोरी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और सीडो भी फ्रैंक्सिनस वालों से कुछ नए प्लान्स के बारे में बात करने निकल पड़ता है। चलते चलते उसकी नजर अचानक से रीने पर पड़ती है, जो कोटोरी की देखभाल कर रही थी, क्योंकि उसे अभी भी कुछ दर्द हो रहा था। सीडो चुपके से उनके पीछे जाकर के सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि कोटोरी तब से खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ड्रग्स ले रही थी, क्योंकि जब से उसने अपनी पावर्स वापस पाई है वो खुद को कंट्रोल करके नहीं रख पा रही है। इसके बाद वो फिर से बीच पर वापस जाता है
और जब कटोरी लौटती है तो वो अपने कान से एयरबड्स को निकाल करके फेंक देता है, क्योंकि उसे फ्रैंकसिनस वाले बेवकूफ लोग लग रहे थे जो कोई ढंग का आइडिया नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। फिर वो अपने अंदर के बचे कुछ दिमाग को एक्टिवेट करता है और कटोरी को अम्यूजमेंट पार्क चलने का आइडिया देता है। दूसरी तरफ तोबिची अपने सीनियर से मिलती है जो उसे कुछ नया इक्विपमेंट दिखाता है जो काफी पावरफुल है। तोबिची पूछती है कि क्या इसे स्पिरिट ऑफ फ्लेम को भी हराया जा सकता है, जिस पर उसका सीनियर पूछती है कि क्या ये स्पिरिट वही 5 साल पुरानी फुटेज वाली स्पिरिट की बात कर रही है। तोबिची हैरान होकर के वो वीडियो देखना चाहती है और जैसे ही देखती है उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट ऑफ फ्लेम्स और कोई नहीं बल्कि कोटोरी ही है। इसी बीच सीडो और कोटोरी अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद बैठ करके बातें करने लगते हैं। कोटोरी इतने मूड में होती है कि उसे लगता है कि सीडो अब उसे किस करेगा। उधर तोबिची के सीनियर को रिपोर्ट मिलती है कि वो पावरफुल आर्मर और कुछ इक्विपमेंट गायब हैं, जिससे वो तुरंत समझ जाती है कि तोबिची ही उसे चुरा करके इस्तेमाल करने गई है। सीडो कोटोरी से 5 साल पुरानी बातें पूछने वाला होता है, लेकिन तभी कोई उन्हें ब्लास्ट करके डरा देता है। जैसे ही वो देखता है तो सामने तोबिची होती है। वो उसे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो बस कटोरी को खत्म करने आई है। लेकिन कटोरी तुरंत से फिर स्पिरिट ऑफ फ्लेम में रीपीट होती है और फिर खुद को और तोबिची को बेवकूफ कहती है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। तोबिची अपने ह्यूज कैनन पर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और कोटोरी भी अपने एस्ट्रल ड्रेस में ट्रांसफॉर्म होकर के अपना वेपन समन कर रही थी। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू होती है, जिससे आसपास का पूरा एरिया हिलने लगता है। तोका और योशिनो जो पार्क के दूसरी तरफ होते हैं, ये सब देख करके समझ जाते हैं कि सीडो और कोटोरी किसी बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। तोका हेल्प के लिए जाना चाहती है, लेकिन योशिनो का पपेट उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल पावर सील्ड है। लेकिन तोका कहती है कि सीडो पूरी कोशिश कर रहा है कोटोरी को बचाने की, इसलिए वो भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करेगी। वो अपनी एस्ट्रल ड्रेस पहन करके निकल पड़ती है और उसे देख करके योशिनो भी उसका साथ देने का डिसाइड करती है। फाइट के दौरान कोटोरी तोबिची की पावर अटैक्स को कई बैरियर से ब्लॉक करती है, लेकिन उसे अचानक कमजोरी फील होने लगी थी क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही थी। तोबिची तुरंत ग्लोइंग रोप से उसे कैद कर लेती है और एक और जबरदस्त अटैक लॉन्च करती है। फिर वो तोबिची की तरफ चार्ज करके उसके इक्विपमेंट को डैमेज करना शुरू कर देती है जब तक कि वो डीएक्टिवेट न हो जाए। इस वक्त तक कोटोरी पूरी तरह से अपने धुन में होती है और सीडो के चिल्लाने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो फिर अपना हथियार समन करती है और तोबिची की पूरी ब्लड लाइन को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तोबिची उसे रोकते हुए बताती है कि यही वो तरीका था ना जिससे उसने 5 साल पहले उसके पेरेंट्स को मारा था। कोटोरी ये सुनकर के शौक में आकर के जमीन पर गिर पड़ती है। तोबिची तुरंत अपना हथियार फिर से चार्ज करती है और अटैक करना शुरू कर दी थी, जिसे कोटोरी बैरियर से रोक लेती है। सीडो तुरंत बीच में आ जाता है और तोबिची को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और कहती है कि वो पिछले 5 साल से सिर्फ इसी दिन के लिए जिंदा थी। सीडो से समझाने की कोशिश करता है कि उस इंसिडेंट का जिम्मेदार वो स्पिरिट ऑफ फ्लेम है, न कि उसकी बहन। तोबिची को सीडो की बात बकवास लगती है और कहती है कि कोटोरी ही तो स्पिरिट ऑफ फ्लेम है। तभी तोका और योशिनो वहाँ पहुँच करके तोबिची को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और सीडो तुरंत कोटोरी को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद बीच पर सीडो अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिससे कोटोरी शर्मिंदा हो जाती है और फिर वो अपने दिल की बात बतला देती है। फिर सीडो से किस करता है, जिससे कोटोरी की पावर सील हो जाती है और सीडो के घाव भी हील हो जाते हैं। सीडो फिर तोबिची की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर वो स्पिरिट ऑफ फ्लेम के पीछे है तो वो अब स्पिरिट उसके अंदर है, न कि कोटोरी के। वो बताता है कि मुझे सब याद आ गया, उस दिन क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स को कोटोरी ने नहीं मारा था, बल्कि उस चीज का कोई और जिम्मेदार था। तोबिची उसकी बात नहीं समझ पाती, लेकिन सीडो समझाता है कि किसी और ने कोटोरी के साथ वो सब करवाया था। तोबिची तो अपने लिमिट तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो एक नॉर्मल गन से शूट करने की कोशिश करती है, ओवर यूज के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वहीं हम शहर के दूसरी ओर कुरुमी को फिर से देखते हैं। फ्रैंकसिनस में रीने सीडो को बताती है कि उसकी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे सीडो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे कोटोरी की इमोशनल लेवल को बढ़ाना होगा ताकि वो उसे सील कर सके। लेकिन रीने बताती है कि कोटोरी की इमोशनल लेवल तो हमेशा से उसके लिए मैक्स थी, क्योंकि उसे सीडो के लिए फीलिंग्स पहले से ही थी। कोटोरी ये सुनकर के शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि ये मशीन ही खराब है। इसके बाद कोटोरी बताती है कि अब उसे वो 5 साल पुरानी स्पिरिट वाली बात याद आने लगी है, लेकिन क्योंकि अभी तक ये पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है कि किसी ने उसकी मेमोरी वाइप कर दी हो, इसलिए अब उसे इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से बाहर कहीं ढूंढना होगा। कोटोरी वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है और जाने से पहले वो सीडो से पूछती है कि कल जो उसने कहा था क्या वो सच था, जिस पर सीडो कंफर्म करता है कि हाँ, लेकिन वो उसे सिर्फ अपनी बहन के जैसा मानता है और उसे बचाने के लिए किस करना क्या वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर कोटोरी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे लात मार के गिरा देती है। तो हर वीक इसका नेक्स्ट सीजन लाऊंगा, अगर लाइक एम कंप्लीट होगा तो 3 के लाइक और 300 कमेंट रखते हैं बस। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।